जिसने कहा था मेरा बहुत लंबा सफ़र है, जंजीर खींच कर वो मुसाफिर उतर गया। क्योंकि हम जैसे विद्यार्थियों के लिए शरद जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, शरद जी एक आदत बन चुके थे। उनके कॉलम से शुरू होता दिन, उनकी रचनाएं पढ़ने के बाद सोना, न जाने कितने पाठक, न जाने कितने प्रशंसक विश्व भर में उनके रहे और हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकारों में जिनकी गिनती होती है, ऐसे व्यंग्य ऋषि शरद जोशी जी का साथ मिलना, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मिलना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मुझे हमेशा लगता रहा कि शरद जी से जितनी भी देर बात की, जितनी भी चर्चाओं में, कवि सम्मेलनों में शामिल हुए, हर पल हम अपनी बुद्धि पर धार चढ़ा रहे हैं, कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और जानने की कोशिश कर रहे हैं, कम शब्दों में अपनी बात कैसे कही जाती है और व्यंग्य क्या होता है, इसके आसपास कहीं घूमने की कोशिश कर रहे हैं। और लेखन की बात करें तो आप सब पाठक परिचित हैं, हजारों लेख और लेखों के शीर्षक, मैं तो समझता हूँ ये भी एक कीर्तिमान है। आप सोच भी नहीं सकते साहब, सितार सुनने की पोशाक, यह कोई शीर्षक है। मेरे क्षेत्र के प्रति ये कोई शीर्षक है जो व्यंग्य लेखक दिया करते थे उनसे पहले। लेकिन शरद जी ने शीर्षकों के मामले में भी कमाल किया। शीर्षक पढ़ते ही पूरा लेख पढ़ने की इच्छा हर पाठक की हो जाती थी। जब उनकी किताब छपने की बात आई तो प्रकाशक खुद कह रहे थे कि 100 से कम लेखों पर कैसे समझौता करेंगे, लोग तो हजारों पढ़ना चाहते हैं। और शरद जी ने 100 लेख अपने चुने और वो प्रकाशित हुआ यथासंभव ग्रंथ। इसे मैं ग्रंथ ही कहूँगा, क्योंकि जिसे सीखा जा सकता है उसे तो हम ग्रंथ ही कहना चाहेंगे। आयोजनों में एक परिवर्तन मैंने ये देखा कि हमारे जिन मंचों पर जो कवि सम्मेलन के नाम से होते थे, अगर शरद जी की उपस्थिति होती तो रचनाकार अपनी रचना बदल देता था। इतना प्रभाव था उनका। मैंने कवियों को आपस में बात करते हुए देखा, अरे वो मत पढ़ियो भाई, वो गलत हो जाएगा, शरद जी बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। शरद जी की उपस्थिति मात्र से कोई मंच शुद्ध हो सकता है, ये बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाते होंगे उस समय। बड़े सरल मन से अपनी 2-3 रचनाएं हाथ से लिखी हुई एक काले बैग में लेकर वो आते थे और कहते थे भाई जब ठीक लगे कि मेरा माहौल है, मुझे लोग सुनना चाहते हैं, तब मुझे बुला लेना। ये सीनियरिटी यूनिटी वाला चक्कर मत पालना, वरना उनका कद तो इतना बड़ा था कि उन्हें अंत में ही रचना पढ़ना होता था। लेकिन ये छूट भी हमको देते थे। एक बार आयोजन में कुछ राजनीतिक दल के लोग थे, साहित्य मंच से उनका लगाव तो था नहीं। उनको पता चला शरद जोशी आए तो उनका लीडर आया मिलने के लिए। अरे शरद साहब, बहुत नाम आपका सुना, इतने बड़े नेता को आज पहली बार देख रहा हूँ। शरद जी समझ गए कि किसान नेता शरद जोशी की बात कर रहा है। बोले हाँ भाई साहब, आजकल बड़ा मुश्किल दौर है, एक काम करने से पेट नहीं भरता। वहाँ शरद जोशी बनकर नेतागिरी करता हूँ, यहाँ मंचों पर लेख सुनाता हूँ। इतना बढ़िया जवाब। और बाद में जब उसे पता चला तो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि साहब मुझे मालूम नहीं था, क्षमा कीजिए। तो शरद जी ने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको सबके बारे में मालूम हो, बस सब अपना काम ईमानदारी से करते रहें तो हमें व्यवस्था पे व्यंग करने की आवश्यकता ही ना पड़े। इतना प्यारा जवाब देकर उस व्यक्ति को उन्होंने विदा किया। और कई बार कहते थे कि वक्त कम पड़ जाता है, कितना काम करना चाहता हूँ। ये लगन उनकी देखकर ऐसा लगता था कोई 20-21 साल का लड़का आपके सामने बैठा है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। और हर काम को मिशन की तरह टाइम फ्रेम में पूरे तरीके के साथ, पूरे सिस्टम के साथ वो करते थे। उनके व्यंग्य लेख नवभारत टाइम्स में और बाकी अखबारों में भी काफ़ी अरसे तक छपते रहे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लेख उनका देर से पहुंचा हो या कभी ऐसी शिकायत हुई कि शरद जी ये गड़बड़ हो गई। जितना बड़ा जैसा लेख सामयिक विषय पर चाहिए वैसा शरद जी बिल्कुल समय पर पहुंचा देते थे। मुंबई में बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये हुनर भी उनसे सीखने लायक है। लेकिन शरद जी की एक निष्ठा थी अपने काम के प्रति कि भाई मेरे भरोसे पे कोई काम कर रहा है तो क्यों नहीं। और ये भी आपने बहुत कम सुना होगा
कि शरद जी का कॉलम शुरू हो और किसी अखबार की सेल बढ़ जाए। ये बात अखबार के लोग भी मानते हैं कि शरद जी का कॉलम हमने जब से शुरू किया है हमारे अखबार की सेल बढ़ गई। और पाठक ये भी कह रहे हैं कि साहब सबसे पहले हम वो वाला पन्ना पलटते हैं जिसमें शरद जी का लेख होता है। एक प्यारी सी फोटो के साथ वो पन्ना जब पलटते थे तो शरद जी के दर्शन होते थे। और उसके बाद शीर्षक तो छोड़ दीजिए, बाद में कुछ शब्दों में जो चमत्कार होता था उसमें हमें ऐसा लगता था कि अब पूरा अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो खास खबरें हैं वो तो सब इसमें आ गई। हम अखबार और किताबों की बात कर रहे थे तो मुझे एक किताब याद आई जिसकी भूमिका शरद जी ने लिखी थी। भाई घनश्याम अग्रवाल कवि, उन्होंने एक किताब भेज दी और शरद जी ने बिना पढ़े ही लिख दी भूमिका। वो इतनी शानदार भूमिका है जिसमें शरद जी ने ये लिखा है कि मैं घनश्याम को जानता हूँ, आदमी अच्छा है तो इसकी किताब भी अच्छी होगी। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग अक्सर याद करते हैं। घनश्याम जी भी बड़ा आनंद लेते हैं उसका कि ये शायद पहली किताब होगी जिसमें लेखक ने ये स्वीकार किया है कि मैंने लिखी है भूमिका लेकिन पढ़ी नहीं है। शरद जी ने जो पंक्तियाँ लिखी वो 2-2, 4-4, 6-6 पंक्तियाँ भी इतिहास बन गई। उन्होंने एक बार लिखा था कि डाकू ने आत्मसमर्पण किया नेता के सामने, तस्वीर अखबार में छपी और लोग तस्वीर देखकर एक दूसरे से पूछने लगे कि इनमें डाकू कौन है और नेता कौन। इस तरह की बातें वो लिख जाते थे। जब उन्हें नेता कहने में शर्म नहीं आती तो हम अपने आप को वोटर कहने में क्यों शर्माएं? अगर वो नेता है तो हम वोटर हैं। एक और कथा उनकी जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, छोटी सी कहानी, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा था कि कॉलेज था, कॉलेज के सामने तालाब था, कॉलेज में लड़के पढ़ते थे, तालाब में मेंढक रहते थे। एक बार कुछ लड़कों ने तालाब में पत्थर मारे, मेंढक घायल हो गया। वो अपनी मेंढकी के पास आया तो मेंढकी ने सवाल किया कि लड़कों ने तुम्हें पत्थर क्यों मारे, क्या तुम उस कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए? ये एक ऐसा कटाक्ष उस समय जो दौर चल रहा था। हम लोग एक बार घर गए तो भाभी नहीं थी, हम लोग बैठे, बातचीत शुरू हुई। किसी आयोजन में लेने के लिए मैं पहुंचा था उन्हें, तो बोले अभी चलते हैं, तुम्हारी भाभी आ जाए। मैं थोड़ा बेचैन था क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हो रहा था। मैं कहा कितनी देर लगेगी? तो नकली नाराज़गी के साथ बोले देखो भाई, सब्जी मार्केट गई है तुम्हारी भाभी, बहुत भीड़ होती है वहाँ, सब्जी छांटनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, बार्गेनिंग करनी पड़ती है। कोई पद्मश्री थोड़ी है कि सुबह की फ़्लाइट से गए और पद्मश्री लेकर दोपहर की फ़्लाइट से आ गए। मैं बड़ी देर तक हंसता रहा। इतने सहज ढंग से बात करते थे कि सामने वाला खुलकर बात करने के लिए मजबूर हो जाता था। हालांकि बहुत कम बोलते थे, बहुत सोचकर बोलते थे, लेकिन जब खुल जाते थे और उनका समय होता था थोड़ा सा फ्री मूड वाला, कह लीजिए रिलैक्स वाला, जानकारी भी कुछ विशेष लोगों के बारे में लेते रहते थे। भाई ज्योति महेश्वरी, उनके अभिन्न मित्र विश्वनाथ सचदेव जी, सुरेंद्र शर्मा जी दिल्ली के मशहूर कवि, शशि मिश्रा जी, इतने सारे नाम याद आते हैं। ये सब लोग शरद जी से जो भी रिश्ता रहा हो, लेकिन शरद जी के भक्त जरूर थे। किशोर कदम हमारे एक मराठी के अभिनेता, और उनकी विशेषता ये थी कि शरद जी के बड़े बड़े लंबे लंबे लेख भी वो याद करते थे और बड़ी अदायगी के साथ प्रस्तुत करते थे। शरद जी खुद कहते थे कि सामने बैठकर अपने लेख किशोर के मुंह से सुनता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। शरद जी के लेखन का जो जादू था वो तो था ही, लेकिन बिटिया नेहा शरद ने एक और पराक्रम किया इस मुंबई नगर में। शरद संध्या के नाम से कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए, जिसमें शरद जी के लेख पढ़े जाते थे। और शरद जी के लेख पढ़ने वाले लोग भी अपने अपने क्षेत्र की विशेष हस्तियाँ हुआ करती थी, वह संचालन किया करता था। एक बार तो लगान फिल्म की पूरी टीम के कलाकार आए। उन कार्यक्रमों को हमने मुंबई से शुरू किया, बाद में देश भर में कई जगह किए। नेहा शरद के नेतृत्व में बहुत जगह हम लोग गए और बहुत बढ़िया प्रतिसाद मिला। तो इन कार्यक्रमों का एक सुपरिणाम ये हुआ कि मुंबई का ये जो साहित्य जगत वाला मामला है ये थोड़ा सा जागृत हुआ और कई संस्थाओं ने प्रयोग करने शुरू किए। बहुत सारे मशहूर लेखकों पर, बहुत सारे साहित्यकारों पर ऐसे आयोजन होने शुरू हुए
दोस्तों ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये भी सच है कि शरद जी कहीं गए नहीं हैं। अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने धारावाहिकों के माध्यम से वो आज भी हम सबके बीच हैं। अब तो उनके कुछ धारावाहिक एक बार फिर से टेलीकास्ट हो रहे हैं। जब भी उन्हें देखेंगे, जब भी संवाद सुनेंगे, तब हमें बार बार याद आएगी कि हमारे बीच एक ऐसा व्यंग ऋषि है जिसे हम निरंतर भी पढ़ते रहें तो शायद इस जीवन में पढ़ने का कोटा पूरा न कर पाएँ। बहुत बहुत